नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग छोटा सा एक आर्टिकल करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे आप परीक्षा आरओ एआरओ की दे रहे होंगे, चाहे परीक्षा पीसीएस की दे रहे होंगे, या फिर आप परीक्षा यूपीएससी की दे रहे होंगे, या किसी अदर वनडे एग्जाम की परीक्षा आप दे रहे होंगे। रिपोर्ट्स हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग जो रिपोर्ट देखेंगे, हालिया रिपोर्ट है वो। और दरअसल जो डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन पर दरअसल एक रिपोर्ट जारी की गई है कि भाई अभी वर्तमान में दरअसल डॉल्फिनों की संख्या कुल कितनी है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, और बाकी जो अदर स्टेट हैं वहां पर संख्या इनकी कितनी कितनी है, क्या कुछ इसमें परिवर्तन आया है। आप जानते होंगे कि गंगा में गंगा नदी डॉल्फिन जो है बेसिकली पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में जब से आपका नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, तब से जो है गंगा नदी में डॉल्फिनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। और उसके जो परिणाम है, यानी कि जब नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया तो उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि गंगा नदी में डॉल्फिनों की संख्या दरअसल बढ़ रही है। आप कहेंगे सर डॉल्फिनों की संख्या बढ़ाने पर सरकार जोर क्यों दे रही है। तो आप लोगों ने पर्यावरण पढ़ा होगा, एनवायरमेंट पढ़ा होगा, और वहां पे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी जीव, क्योंकि सब कुछ कैसे चलता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से चलता है, एक इकोसिस्टम से चलता है। और उस इकोसिस्टम में अगर कहीं कोई भी जीव अगर लुप्तप्राय हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो इकोसिस्टम होता है हमारा, वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें सभी जीवों का समान रूप से जो है जीवन चलता रहे, कोई भी डिस्टर्ब किसी को, जीव को ना हो। और आप यह भी जानते होंगे कि भारत में कहीं ना कहीं अवैध शिकार या मछली जो पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है, जो हमारी डॉल्फिन्स होती हैं उनको हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है इसको बचाया जाता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि कितनी संख्या टोटल है, और इस पर कई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को हमारे देखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये संबंधित टॉपिक किससे है, तो ये अगर आप सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में जाएंगे पीसीएस के या आईएएस के, तो वहां पे जो सामान्य अध्ययन का थर्ड पेपर है, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला, वहां से कोरिलेट करता है। और बाकी अगर हम लोग प्री की बात करेंगे तो प्री में आपका जो एनवायरमेंट का सेक्शन है वहां पर भी जो है आपको पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो प्री में भी ये टॉपिक आपका आ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को यहां पर मिल सकता है कि भाई डॉल्फिनों की संख्या को बढ़ाने के लगातार सरकार क्या काम कर रही है, या डॉल्फिनों की जो संख्या कम हो रही है इसके क्या कुछ प्रमुख कारण हैं, चर्चा कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालिया रिपोर्ट अभी जारी हुई है और आप जानते होंगे कि पीसीएस की परीक्षा जून में प्रस्तावित है। तो ऐसे में डॉल्फिन पर प्रश्न बनना स्वाभाविक हो जाता है। चलिए आइए, अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नमामि गंगा जो प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, एक तो नमामि गंगे का जो मेन मोटो था वो गंगा नदी को शुद्ध करना था, प्यूरिफाई करना था। दूसरी ओर जो भी जलीय जीव पाए जाते हैं गंगा नदी में उनका संरक्षण करना भी था, उनका कंजर्वेशन भी करना था। और उसमें खासकर जो है जो आपका डॉल्फिन है वो आपको जो है उसकी सुरक्षा के लिए काम इस पर किया गया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल बात थी कि जब डॉल्फिन की गणना किया थी तो ये बड़ा टफ काम होता है डॉल्फिन की गणना करना, क्योंकि आप जानते होंगे पानी के नीचे रहती हैं और बहुत रेयरली होता है कि ऊपर आती हैं, ठीक है। ऐसे में जो है इनका एग्जैक्ट नंबर निकालना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। असम में मैंने आपको कुछ दिन पहले कराया था कि असम में डॉल्फिन की टैगिंग की गई थी, अगर आपको याद होगा कि, ठीक है, एक पहली बार डॉल्फिनों की टैगिंग की गई थी असम में, है ना। हमने आपको ये प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा तो। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसके अब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। और बाकी अगर हम लोग नदी के जो हमारी गंगा नदी है अगर हम उसकी बात करते हैं तो मुख्य रूप से गंगा नदी में दरअसल ये आपकी जो है डॉल्फिन पाई जाती है। और गंगा नदी के अलावा जो उसकी सहायक नदियां होती हैं वहां पर भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है। तो गंगा हो गया आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंध हो गया, इन नदियों में दरअसल जो है आपकी ये जो डॉल्फिन होती है वो मुख्य तौर पर पाई जाती है। इमेज में आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की डॉल्फिन हमारी होती है। और अगर आप ऋषिकेश वगैरह अगर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, खासकर ऋषिकेश वाले एरिया में जो है ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है डॉल्फिन, ठीक है। चलिए आइए, दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत हुई थी। ये कई जगह पर 2021 लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यतः ये 2020 ही होगा। ऑप्शन के भी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दरअसल जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर
डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत हुई थी 2020 में। एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसके अलावा भी जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, तो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्री में अक्सर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज ही आप लोग के मैं टास्क देता हूं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया आपका, या प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि आप एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सभी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये फैक्ट सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव और असम राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे? गंगा नदी डॉल्फिन को जो है 2009 में क्या किया गया, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया, आप कहेंगे सर 2009 में। और ठीक उसी प्रकार से असम राज्य का राजकीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था 2009 में। तो आपसे यह प्रश्न पूछ लेगा कि किस राज्य का यह राजकीय जो है जीव है, तो आप कहेंगे सर ये असम राज्य का है। याद रहेगा, ये दोनों फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो मीठे पानी की दो प्रकार की डॉल्फिन यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। एक है गंगा डॉल्फिन, क्या उसका नाम है गंगा डॉल्फिन एक, और दूसरी है सिंधु नदी डॉल्फिन या सिंधु डॉल्फिन भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर सिंधु नदी डॉल्फिन लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सिंधु डॉल्फिन लिखा रहता है। तो दो प्रकार की प्रजातियां दरअसल आपको यहां पर मीठे पानी के जल में देखने को मिलती हैं। यह स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव सूचक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सिंधु नदी डॉल्फिन है, ये दरअसल क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रहेगा। और आप यह भी जानते होंगे कि IUCN एक रेड डेटा बुक जारी करता है, और उस रेड डेटा बुक में क्या होता है, जो भी इंडेंजर्ड डेंजर्ड जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है रेड डेटा बुक में। याद रहेगा, आपको पता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो IUCN है, IUCN की ये जो संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में यानी कि रेड सूची में इसको लुप्तप्राय के रूप में जो है क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इसको वर्गीकृत किया गया। किसको? ये जो आपकी सिंधु नदी डॉल्फिन है, इसको। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, दूसरा एक फैक्ट आपके सामने यहां पर और देखने को मिल रहा है कि बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। तो यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है, आप कहेंगे सर बिहार में है ये, और बिहार में अभी परीक्षा भी मेंस की होने वाली है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए, याद रहेगा। चलिए भाई साहब, अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस किस राज्य में डॉल्फिनों की संख्या कितनी कितनी है और क्रमवार जो है कौन कौन से राज्य आते हैं। तो ये जो गणना की गई दरअसल उसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिनों की संख्या कहीं देखी गई है तो आपका वो सुंदर सा प्रदेश कौन सा, वो है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कितनी पाई गई है, तो ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो संख्या इसकी मिली है वो है 2397 डॉल्फिन जो है दरअसल आपके उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। तुरंत फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, जबकि इसके बाद क्या आएगा, नंबर 2 पर बिहार आएगा, और बिहार में 2220 जो है आपकी संख्या है किसकी, गंगा डॉल्फिन की। तो नंबर 2 पर क्या हो गया, आपका बिहार हो गया। नंबर 1 पर आपका हो गया आपका यूपी, ठीक है। नंबर 2 पर हो गया आपका बिहार, और नंबर 3 पर है आपका क्या, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में अगर हम संख्या बात करेंगे तो वो है आपकी 815, यानी कि पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर पर 815 डॉल्फिन है। उसके बाद नंबर आता है आपका असम का, और असम में है कितनी, 635 डॉल्फिन पाई गई हैं। तो नंबर 1 पर आपका स्टेट हो जाता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर हो जाता है स्टेट आपका बिहार, नंबर 3 पर स्टेट हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल, और नंबर 4 पे हो जाता है आपका स्टेट असम। कितनी कितनी संख्या है, यूपी में 2397, बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815, और असम में हो जाती है 635 डॉल्फिन। याद रहेगा, ये फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा, जबकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में होती है संख्या इसकी 162, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती हैं 95 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, जबकि पंजाब में सबसे कम केवल 3 डॉल्फिन केवल पंजाब में पाई गई हैं। तो यह भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण डेटा है। यह डेटा निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए,
हालिया रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या लगभग 4000 से 5000 थी, लेकिन अब ये जो घटकर है केवल 1800 रह गई है। ये जो रिपोर्ट आई है फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए आगे। सिंधु नदी डॉल्फिन केवल ब्यास नदी में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसकी संख्या लगातार कम हुई है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। अगला जो डॉल्फिन सर्वेक्षण अब होगा वो अब हो जाएगा आपका भैया 4 साल के बाद होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, या फिर डॉल्फिनों की संख्या लगातार कम हो रही है, इसके क्या कुछ कारण हैं। तो आप जानते होंगे कि गंगा नदी में, आप जानते होंगे भाई मछुआरे भी तो होते हैं, तो कई बार क्या होता है, मछुआरे जो होते हैं वो नॉर्मल फिश को पकड़ने जाते हैं और वहां पर बाय मिस्टेक या कुछ भी कर लीजिए, वहां पर ये जो डॉल्फिन हमारी होती हैं वो क्या है, वो जो है फंस जाती हैं और उसमें जो है नहीं रह पाती। इसके अलावा पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है भैया इसका, किसका, डॉल्फिन की संख्या का कम होने का, पॉल्यूशन। ठीक है, और इसीलिए जब ये आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या था, गंगा नदी को शुद्ध करना। ठीक है, तो जब गंगा नदी को शुद्ध करने का प्रयास जारी रहा लगातार, ठीक है, आप यह भी जानते होंगे कि गंगा नदी में पहले क्या होता था, डायरेक्टली जो है, जो आपका एसटीपी होता है, क्या एसटीपी, शायद आप लोग जानते होंगे संभवतः, मैंने कई बार आपको बताया भी है। एक बात देख लीजिए, एक होता है आपका एसटीपी और एक होता है आपका ईटीपी, है ना, सुना नहीं सुना नाम। एसटीपी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ईटीपी को बोलते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो आपका सीवेज वाटर होता है, पहले क्या होता था, जो गंगा नदी हमारी होती है, क्या करते थे लोग, सीवेज वाटर को सीधे इसी में क्या करते थे, डाल देते थे। तो इससे क्या होता था, गंगा नदी बड़ी प्रदूषित हो जाती थी। और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या काम करती थी, वो अपना वेस्ट जो है वो भी डायरेक्टली जो है गंगा नदी में डाल देती थी। इससे गंगा नदी बहुत प्रदूषित होती थी और ऐसे में जो आपका रिवर इकोसिस्टम है वो क्या होता था, डिस्टर्ब होता था, और ऐसे में डॉल्फिनों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही थी। इसीलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया और हर जिले में, हर जगह पर जो है एसटीपी प्लांट लगाए गए, यानी कि जो भी सीवेज वाटर इसमें गंगा में जा रहा था वो पहले एसटीपी में जाएगा, यानी कि जहां पर सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका। यानी कि आप जानते होंगे कि एसटीपी प्लांट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 फेज में वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि सीवेज का, और उसके बाद जो है जब काफी हद तक जो है जल शुद्ध हो जाता है तो उस जल को हम लोग गंगा नदी में डाल देते हैं, या फिर इसी एसटीपी वाटर को हम लोग इरिगेशन में भी यूज करते हैं, यानी कि सिंचाई के साधनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार तो जब इसको बहुत प्यूरिफाई कर दिया जाता है तो इसको पानी जो है पीने के पानी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर पानी कम होता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बता दे रहा हूं, एसटीपी जो होता है कई बार जो है इसको अगर हम प्रॉपर प्यूरिफाई कर लेते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में भी काम आ जाता है कई बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। और ये जो इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंट था उसको भी ट्रीट करके जो है फाइनली जो है गंगा नदी में अब डाला जाता है। तो ये आप जानते होंगे। बाकी अगर आप कानपुर में रहे होंगे या जो भी औद्योगिक शहर होते हैं जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नाले जो है, बड़े बड़े कंपनियों के नाले जो है सीधे गंगा में डंप कर दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो है ड्रॉबैक था इसका। और लेकिन जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया तो उसमें एसटीपी प्लांट, टीटीपी प्लांट और बड़े बड़े स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे गंगा नदी काफी हद तक शुद्ध हुई। अभी हाल ही में महाकुंभ जो है संपन्न हुआ है, वहां पर भी अगर आप में से कोई गया होगा तो आपने देखा होगा काफी हद तक जो है गंगा नदी जो है साफ दिखाई दी होगी। ठीक है, तो ये गंगा नदी पर कुछ जो है एक आंकड़ा था जो रिपोर्ट में कहा गया है, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। बाकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कि गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, गंगा नदी डॉल्फिन की जो संख्या कम हो रही है उसके क्या कुछ प्रमुख कारण हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपके लिए सिंपल सा छोटा सा जो है मैं प्रश्न देता हूं जिसका उत्तर आपको दरअसल देना है। बताइए, कमेंट प्लीज करिएगा जरूर आप लोग कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन की सबसे ज्यादा संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या असम। बहुत ही आसान सा ये उत्तर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपने क्या इसका उत्तर दिया है। ठीक है, बाकी जितने भी फैक्ट हमने और बताए हैं वो सभी फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, देख लीजिएगा। अब इसके अलावा एक मैं सूचना आपको दे दूं कि अगर आपका टारगेट दरअसल यूपीपीसीएस एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोग 12,000 प्लस प्रश्न को जो है वहां पर करा रहे हैं। टॉपिक वाइज जो है आपके सारे के सारे जो है टेस्ट जो है वहां पर कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक, 25 क्वेश्चन,
दूसरे दिन दो टॉपिक उससे 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन, दूसरे दिन 2 टॉपिक से 50 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपका क्रम चलेगा। अक्टूबर तक ये पूरी टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही हौले हौले आपके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8604 क्या 44860409 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप चाहें तो इसको भी जो है पार्टिसिपेट इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स भी हमारे यहां पर चल रहा है, यानी कि पीसीएस का पूरा कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपके नोट्स, आपके आर्टिकल, करंट अफेयर्स, सीसैट, हिंदी, बाकी बहुत कुछ कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर 8604409201 पर आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सूचना हो गई। बाकी आरओ एआरओ के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।